जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। अपोजिशन के इत्तेहाद पर जब बात की जाती है और ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि अपोजिशन मुत्तहिद है, तो इन खदशात पर मुझे तो सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज़े तौर पर बनती नज़र आ रही थी, इमरान खान साहब अक्सरियत ले चुके थे, तो उन्हीं दिनों आज की अपोजिशन जमातें जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल थी, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स होती थी। और वो मीटिंग आए रोज़ नहीं बल्कि हर चंद घंटों के बाद वो मीटिंग्स हुआ करती थी, और वो कोशिश कर रहे थे कि मुश्तरका और मुत्तहिदा अपोजिशन बनाकर हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके, क्योंकि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में बनने वाली इमरान खान साहब की हुकूमत काफ़ी मजबूत हुकूमत नहीं थी। एक सादा अक्सरियत वो हासिल कर पाई, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए वो वफाक में हो या पंजाब में, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद अपोजिशन मुत्तहिद हो जाएगी और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल गुजर जाने के बाद जहां हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, जहां गवर्नेंस नहीं है, जहां किसी भी वादे की तकमील नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से, वहीं अपोजिशन ने भी अवाम की और हम सहाफ़ियों की उम्मीदों पर पानी फेरा है और साबित किया है कि सियासत का हुस्न सिर्फ अपना मफाद होता है और पार्टी का मफाद होता है। सबसे पहले पार्टी के मफाद और अपने मफाद को सबसे पहले रखते हुए तमाम पार्टीज़ ने इख्तलाफात के लिए कई बड़े इकदाम किए, और यही वजह है कि आज भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं हैं और मुत्तहिद नहीं नज़र आती। और इसकी वजह से वाज़े इख्तलाफात मौलाना साहब की जानिब से आना शुरू हो गए थे उस वक्त जब उन्होंने एक मार्च का आगाज़ किया था, जो कराची से शुरू हुआ, पूरे सिंध और पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद G9 सिग्नल तक पहुंचा था। फिर वो धरने की सूरत अख्तियार कर गया। उस धरने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कंटेनर पर आए और उन्होंने खिताब किया और चलते गए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी कंटेनर की बैक साइड से, पीपल्स पार्टी भी कंटेनर की बैक साइड से आई थी, कंटेनर की बैक साइड से नून लीग भी आई। नून लीग के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ नून लीग की लीडरशिप मौजूद थी और चंद परचम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमें नजर आए, और वो भी कंटेनर की बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे कैमरे थे, मीडिया फ्रंट साइड से कवर कर रहा था, तो फ्रंट साइड से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का चेहरा नजर आ रहा था। नून लीग के कारकुनान नजर नहीं आ रहे थे, जो शायद 50-60 लोग थे जो कि कंटेनर की बैक साइड पे इस इंतजार में थे कि शहबाज शरीफ वापस उतरेंगे और उनको ब्लैक गाड़ी में बिठाकर वहां से रुखसत हो जाएंगे या उनको ले जाएंगे। तो जब ये बिहेवियर देखा तो उसके बाद मौलाना साहब वाज़े तौर पर नाराज नजर आए, जिसका इजहार मुतअद्दिद मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, और वही खदशात अभी भी नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन में इख्तलाफ है। और मौलाना फजल रहमान साहब, JUIF और नेशनल पार्टी ने वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो बिहेवियर है, रवैया है, उस पर इजहार बरहमी किया है। अपोजिशन मुत्तफिक हो पाएगी या नहीं, अपोजिशन का यही इख्तलाफ और अपने अपने मफाद की गेम ने इमरान खान साहब को और PTI को कितना फ़ायदा पहुंचाया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बारिशें अब्र रहमत है, रहमत तस्वुर की जाती है, लेकिन बारिशों की वजह से पूरा पाकिस्तान बह रहा है, कहीं सैलाबों की सूरत में, कहीं नालों की सूरत में, कहीं गलियों में आई तुग़यानी की सूरत में। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में दुनिया की महंगी तरीन डिफेंस डील जिसमें राफेल खरीदे गए हैं हिंदुस्तान की जानिब से, उस पर हम बात करेंगे। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अभी सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। अमीर साहब, वक्त देने के लिए। अगर कोई और ज्वाइन कर चुका है तो उनका भी शुक्रिया, अगर कोई कर चुका है तो मुझे बता दीजिएगा। अमीर अब्बास साहब, वजह क्या है कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पाई? मौलाना साहब का स्टैंड कुछ और है, पीपल्स पार्टी और नून लीग वो अपने अपने मफाद के लिए कोशिशें करती नजर आ रही हैं। अवाम को उससे क्या नुकसान हो रहा है सर? बहुत शुक्रिया अदनान। सबसे पहले तो आप देखें कि जी इमरान खान साहब को अगर एक लम्हे के लिए आप फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब माइनस हो गए, अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें, व्हाट नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? ये है वो सवाल जिसका अपोजिशन के पास जवाब नहीं है। आपके लिए इमरान खान को निकालना अहम होगा, मेरे लिए यानी एक आम पाकिस्तानी के लिए अहम यह है कि व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है कि आप इमरान खान की इन खामियों को या इमरान खान के इन फेलियर्स को या जो पिछले 40-50 साल का फेलियर है आप उसको दूर कर लेंगे इमरान खान को निकाल कर? दूसरी बात यह कि अगर आप इमरान खान को निकाल देते हैं एक लम्हे के लिए, तो ये बात जहन में रखें अदनान के इमरान खान
ऑपोजिशन अगर इक्तदार में आ जाए और इमरान खान ऑपोजिशन में चला जाए तो इमरान खान इनके लिए इक्तदार को फूलों की सेज नहीं रहने देगा, वो कांटों का बिस्तर बना देगा। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। अगर ये उसको काम नहीं करने देंगे ना तो वो इनको नहीं जीने देगा और ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। उसमें पिसेगा कौन? वही आम आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं। पिसेगा कौन? आपका मुल्क पिसेगा। लेकिन वजह क्या है आमिर साहब? अपोजिशन का अभी तक तो बिहेवियर तो यही लगता है कि शायद वो जानबूझ के इमरान खान साहब को फेवर दे रहे हैं, इस हुकूमत को टाइम देना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं। दे आर द फैसिलिटेटर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। देखिए जी, वो फैसिलिटेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अदनान। ऑपोजिशन का मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है अकाउंटेबिलिटी। किसी तरह से अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रोक दिया जाए तो ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान को अगले आप 5 साल कह रहे हैं, इमरान खान को अगले 15 साल देने को भी तैयार हो जाएगी। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रोक दें आप। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो रुक नहीं रहा। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं कि ये नैब के ऊपर इस तरह का दबाव डलवा रहे हैं। ये नैब एक शख्स है, बहुत बड़ी शख्सियत है, जो खुद को समझते थे कि मैं हुकूमतें बना भी सकता हूं, हुकूमतें गिरा भी सकता हूं। वो शख्सियत इस वक्त जो है वो जुडिशल रिमांड पर है और वो शख्सियत उसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से भी दबाव डलवाया, उसने ब्यूरोक्रेट से दबाव डलवाया, उसने सियासतदानों से दबाव डलवाया, उसने बैरून मुल्क से दबाव डलवाया। अच्छा। कि किसी तरह उसकी जमानत हो जाए। एक वकील है कराची में, उनको नोटिस भेजा नैब ने और उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कॉल की और जो कराची बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल की। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने ये नोटिस वापस ना लिया तो कल पाकिस्तान की कोई अदालत काम नहीं करेगी। मैं आपको प्रेशर्स बता रहा हूं इस वक्त नैब के ऊपर क्या है। इसी तरह से आईपीपीज को नैब ने तलब किया और जब आईपीपीज को फोन किया इनकी मैनेजमेंट को या इनकी तंजीम को तो इन्होंने कहा कि जी अगर आपने हमें बुलाया तो फिर कल से पाकिस्तान में अंधेरे ही अंधेरे होंगे, यानी हम बिजली नहीं आने देंगे। ये है वो प्रेशर जो इस वक्त नैब के ऊपर है। नैब को गालियां तो सब दे रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, आपने कहा कि इदारे भी साथ हैं उस शख्सियत के जो प्रेशर नैब पर डाल रही है, तो इसका मतलब वो शख्सियत तो इमरान खान से ज्यादा स्ट्रांग हुई इस वक्त मुल्क के अंदर। वो शख्सियत एक जमाने में खुद को बहुत स्ट्रांग समझती थी। मैंने बताया कि वो शख्सियत खुद मुंह से कहती थी कि मैं हुकूमतें बना भी सकता हूं, मैं हुकूमतें गिरा भी सकता हूं। ये वो शख्सियत थी। लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो नैब के ऊपर दबाव डाले। इसी तरह से एक मुल्जिम, सियासतदान मुल्जिम जिसके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, उसने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दी और लाहौर हाई कोर्ट के एक मोहतरम जज, ये आज की बात नहीं, कुछ अर्सा पहले की बात है, लाहौर हाई कोर्ट के एक मोहतरम जज, वो एक जमाने में उस सियासतदान के जाती वकील थे। जब उसने जमानत की दरख्वास्त दी तो लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज ने वो दरख्वास्त अपने पास लगवा ली। ये मामला फिर साकिब निसार साहब उस जमाने में चीफ जस्टिस थे, उनके सामने ले जाया गया नैब की जानिब से कि जी आपके जो हाई कोर्ट के जज हैं वो ये कर रहे हैं। फिर साकिब निसार साहब ने हाई कोर्ट के जज का तबादला मुल्तान बेंच में कर दिया। भाई ये तो हालात है आपके मुल्क में। एहतसाब की बात सब करते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता, करवाना कोई नहीं चाहता। अगर इतना इन्फ्लुएंस्ड है ये सिस्टम, तो इस सिस्टम से 2 सालों में तो कुछ नहीं निकला, अगले 20 सालों में भी कुछ नहीं निकलेगा अगर इसी तरह इन्फ्लुएंस्ड रहा। आमिर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप 2 साल कह रहे हैं, आप 200 साल भी अगर लगे रहेंगे तो आप इस सिस्टम से कुछ नहीं निकाल सकते। पीजे मीर साहब, उसकी जिंदा मिसाल। पीजे मीर साहब, आमिर साहब का तज्जिया ये है कि अपोजिशन इन्फ्लुएंस करती है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को, अपने खिलाफ बनाए गए केसेस को और अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को। सर आई थिंक अमीर इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी आपका इदारा हो वो जस्टिस इम्पार्ट करने की कोशिश करता है, इमीडिएटली या जज बिकम्स अ डूबियस कैरेक्टर या प्रोसिक्यूशन बिकम्स डूबियस, एवरीथिंग बिकम्स डूबियस एंड इट इज नॉट राइट। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो भी आउट ऑफ पार है वो खिलाफ कोई एक्शन होता है और नेचुरली वो कहते हैं जी दिस इज बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या वेंडेटा है या रिवेंज है या इस तरह की बात। नाउ इस तरह की जब आप एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप इस तरह का एक इंसिनुएशन या आप कह लो कि एक बिटवीन द लाइंस अगर आप एक्यूजेशंस करना शुरू कर दोगे तो व्हाट अमीर इज सेइंग एब्सोल्युटली, वो तो फिर आप फॉरगेट जस्टिस इन द कंट्री। देखो
आपने एक चीज एक्सेप्ट करनी है। मैं बार बार एग्जांपल इसका देता हूँ, इसका ये जो है आपका सुल्तान महमद ड्यूरिंग द ऑटोमन्स, उनका जस्टिस बड़ा सिंपल था। हमारी एक जस्टिस की एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है जी। कि हम हर चीज को रिजर्व कर देते हैं, जजमेंट रिजर्व। और यार वी डोंट हैव द टाइम फॉर जजमेंट रिजर्व। आप डिसीजन लें और जल्दी से काम करें। एंड ये जो अमीर अभी बात कर रहे थे, देखें आपको इस वक्त चाहिए स्पीडी कोर्ट्स पे आप कर लो, बिलीव मी आपके लेकिन सर इशू इज दिस कि कोर्ट तक इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। आमिर साहब ने तो एक हवाला भी दे दिया, जो हवाला आमिर साहब दे रहे हैं वो तो खबरों में भी छपा था, अखबारात में, आपको भी पता है, कॉलम्स भी लिखे गए उसके ऊपर, तो वो तो इन्फ्लुएंस तो वहां तक हो जाता है सर। अरसल अदनान, तो फिर इन्फ्लुएंस किस तरह होते हैं? ये आपके मेरे और यार अमीर के पास आ जाएंगे और कहेंगे देखो जी ये इंस्टेड ऑफ टॉकिंग जो आपने एक सवाल करना है। मीर साहब की कथा कलामी की माजरत देखें, ये मीर साहब कह रहे हैं ये मेरे पास आ जाएंगे सब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, बहुत बड़े तुरम खान सहाफी हैं, मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत को जब नैब ने पकड़ा तो वो नैब लाहौर के दफ्तर पहुंच गया कि जी ये किसी तरह मेहरबानी करें इनको छोड़ें। वो तो सर कवरेज के लिए तो पहुंच सकते हैं, आप भी जाते होंगे इवेंट्स को कवर करने। कवरेज नहीं थी, अदनान छुड़वाने गए थे। नहीं, इस मुल्क में सहाफी इतना ताकतवर है कि वो नैब से किसी मुलजिम को या किसी बंदे को इंटरोगेट हो रहा हो, पब्लिक फिगर उसे कहे जी छुड़वा के ले आओ। रिलैक्सेशन ही होती है ना अदनान, अच्छा। जो जिस हद तक रिलैक्सेशन करवा सके आप, यानी ये जो मीर साहब ने कहा, मैं इसको एंडोर्स करता हूं कि मीर साहब, अमीर अब्बास अब सहाफियों को भी पार्टी से जोड़ रहे हैं, कोई नून लीग के हैं, कोई पीटीआई। तो he is right, he is absolutely right, because यहाँ पार्टीजन हो जाती है चीज, there is no impartiality and people, अब अमीर को पता है, आपको पता है, people who are on the सर कम ऑन द पॉइंट, मैं टाइम कम है सर, मेरे सवाल पे अगर आ जाइए। अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही, मौलाना साहब की नाराजगी बढ़ती जा रही है, शहबाज शरीफ साहब से भी और तकरीबन पीपल्स पार्टी से भी। तो ये अगर नाराजगी बढ़ गई तो मौलाना साहब के पास क्या ऑप्शन रहेंगे और अपोजिशन की अपनी स्ट्रेंथ क्या बचेगी सर? मौलाना साहब ये वही काम कर रहे हैं जो हमारे एक नवाबजादा नसरुल्लाह साहब करते थे, हमेशा अपोजिशन में रहना, एंड रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग यू जस्ट हैव टू अपोज द गवर्नमेंट। अब देखें, आप इन पे अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले ही इज बीन अ चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कश्मीर फॉर इयर्स, और आज हम कश्मीर की बात करते हैं। I'd like to know what happened during his tenure, what was the outcome of that. The question is, ये opposition for the sake of opposition is not good. Opposition realize नहीं करती है कि they are the government in waiting, और अगर ये पॉजिटिव तनकीद करें, पॉजिटिव आए, believe me, कल ये अगर इनके पास हुकूमत आएगी, they'll get something in return. अगर आप इसको गिराएंगे, याद रखें आप भी गिर जाएंगे आगे। सो हमें एक कंटिन्यूटी पॉलिसी रखनी है जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। हम अपनी फट्टी लगाने के मास्टर हैं, अगले की फट्टी उतारने के मास्टर हैं। सो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रट। अमीर अब्बास साहब, मौलाना साहब के पास क्या क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो तो एक धरना दे चुके, एक मार्च कर चुके। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का यही मफाद की सियासत रही जो कि है और जिस पर मौलाना साहब को तहफुजात रहे, तो क्या ऑप्शंस होंगे मौलाना साहब के पास और क्या वो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? और क्या अकेले मौलाना साहब इमरान खान साहब को टफ टाइम दे पाएंगे सर? एक इजाजत मुझे सर दे दें, जो स्पीडी कोर्ट्स की बात की पीजे मीर साहब ने, देखिए पीजे मीर साहब बरतानिया की सियासत को जानते हैं। 2011 में अदनान लंदन राइट्स हुए थे, लंदन में फसादात हुए थे, 24 घंटे अदालतों ने काम किया था, सीसीटीवी कैमरे से लोगों को पकड़ा गया और हफ्तों में नहीं दिनों में लोगों को सजाएं दी गई। इमरान खान साहब को चाहिए 2 शिफ्टें लगाए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की, एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल अमीर साहब, बड़ी माजरत, मुझे इख्तिलाफ है आपसे सर, मुझे इख्तिलाफ है भाई। अदालतों में कुछ दोगे तो वो फैसला करेंगे ना। आप इस नैब को रिफॉर्म क्यों नहीं करते? आप एहतसाब कोर्ट जाएं, आपको शर्मिंदगी होगी, आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, आप वहां मातम करेंगे खड़े होके। जो नैब के वुकला वहां केस ही प्रेजेंट नहीं कर सकते सर, उससे अच्छा केस तो हमारा रिपोर्टर प्रेजेंट कर ले, अगर कोर्ट हमारे रिपोर्टर को सुन ले आके। तो अदनान, नैब चूंकि सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है, नैब पब्लिक बॉडी है, इसलिए आप जो बात कर रहे हैं या जो बात मैं नैब के खिलाफ करूंगा हम कर लेंगे। लेकिन एक केस की मिसाल आपको देता हूं और आपके नॉलेज में भी और आपके देखने वालों के लिए भी जी। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर आज जुर्म लगी है। आपको
आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर 4.5 माह से फर्द जुर्म लग रही थी, 4.5 माह से। 25 मार्च को फर्द जुर्म लगनी थी। ये 10वीं समात आज हुई है। 9 समातों पे आसिफ अली जरदारी साहब के वकील ने अदालती निजाम का मजाक उड़ाया और फर्द जुर्म नहीं लगने दी। अगर अदालत चाहती तो वो फर्द जुर्म लगवा सकती थी। जब केस अदालत में दाखिल कर देती है नैब रेफरेंस की सूरत में, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी बन जाता है, फिर नैब का इख्तियार खत्म हो जाता है। हमें उस इदारे का नाम लेना पड़ेगा। अब हम नैब को, एफआईए को, पुलिस को, सर, सबको अदालती बताते हैं। तरीकाकार है ना अमीर अब्बास साहब, खुदा ना खास्ता कल आपको भी अदालत में पेश होना पड़े तो देयर आर लीगल नॉर्म्स। अगर आपका वकील नहीं है या आप नहीं है तो फर्द जुर्म नहीं सुनाई जाएगी। ये सब प्रोटोकॉल्स है ना जो अदालत ने फॉलो तो करने हैं। हम उसको डिक्टेट तो नहीं कर लेकिन सकते कि अदालत भाई वो उसे- फौरन सुना दे। बिल्कुल सही। देखिए, अदालत ने इंश्योर करना होता है ना। अदालत को पता होता है कि वकील किस किस्म के टामक टोइयां मार रहा है, अदालत को पता होता है। अब एक सुन लीजिएगा, फारूक अशनाइक साहब ने एक बहाने थे। एक बहाना क्या था उनका? एक दफा फर्द जुर्म लगनी थी जरदारी साहब के ऊपर। फारूक अशनाइक साहब ने एहतसाब अदालत से कहा कि जी चूंकि हुकूमत ने पीआईए के पायलट्स की डिग्री क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, हुकूमत की एक रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि पीआईए के पायलट्स की डिग्री जाली है, लिहाजा हम जरदारी साहब को पीआईए की फ्लाइट के ऊपर कराची से इस्लामाबाद ला नहीं सकते, उनकी जान को खतरा है। ओ भाई, ऐसे ऐसे बहाने लेकर आएंगे ये लोग, ऐसे ऐसे ताखीरी हरबे लेकर आएंगे, आप अपने बाल नोचेंगे। आप कहेंगे यार ये आइडिया तो किसी के जहन में नहीं था जो फारूक इस्लाइक लेकर आ गया। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, हद से ज्यादा। हमें अब अदालतों के ऊपर भी थोड़ी सी एहतराम में और अदब के साथ सवाल करना पड़ेगा कि जज साहब अगर आपको मुल्जिम को तमाम हुकूक देने हैं। नहीं पता क्या, मैंने कुछ अरसा मैं प्रिंट मीडिया के साथ था, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की, तो मुझे ये पता है कि ये जरदारी साहब ने नहीं किया, ये हम सारे करते हैं। तो सिर्फ जरदारी साहब पे फोकस ना करें ना, हम उससे पहले जो नैब कर रहा है उसको देख लें। अदालतों के पास तो जो लीगल फैसिलिटी देनी है एक को, उन्होंने सबको देनी है, वो सिर्फ जरदारी साहब के साथ नहीं है। अमीर साहब नहीं, देखिए अदालत, ये आप सही कह रहे हैं कि हम सब करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। पिछले दिनों जब राफेल हिंदुस्तान पहुंचे तो सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर, इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन्स पर, प्रिंट मीडिया पर राफेल F-16 और JF-17 का कंपैरिजन बड़ी ज़ोरों शोर से मूव करता रहा। तो मैंने सोचा कि हम ज़रा उन फिगर्स पर जाऊं जो सोशल मीडिया पर बार बार बताए जा रहे हैं। तो पता ये चला कि 90% फिगर्स गलत कोट हो रहे हैं। तो एक्चुअल फिगर्स कहाँ से मिलेंगे, ये बड़ा अहम सवाल था। तो उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश करके जो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशंस थी उनको मैंने उठाया और एक कंपैरिजन बना दिया। मैं जल्दी से आपको बता सकता हूं जो अवेलेबल है, कोई मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड नहीं किया। शाहिद लतीफ़ साहब, आप बहुत बोले हैं सर राफेल के ऊपर भी, मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिएगा ताकि आप कंप्रीहेंसिव इस पे जवाब दे सकें। सबसे पहले राफेल की पहली फ्लाइट 2004 की है, F-16 की 1974 से ऑपरेशन है, JF-17 2003 से, और इनकी तादाद राफेल की 201 अब तक मैन्युफैक्चर हुए, F-16 4600 से जायद मैन्युफैक्चर हो चुके, JF-17 132 थंडर की बात करो मैन्युफैक्चर हो चुके। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ राफेल 50 फुट, F-16 49 फुट 5 इंच, JF-17 49 फुट, हाइट 17.5 फुट है राफेल की, 16 फुट है F-16 की, और 15 फुट 8 इंच है JF-17 थंडर की। विंग स्पैन की अगर हम बात करते हैं 35.7 फीट राफेल है, जबकि F-16 32 फीट और 8 इंचेस है। विंग स्पैन की बात कर रहा हूं, JF-17 31 फीट है। इंजन थ्रस्ट की हम बात की करें तो ट्विन इंजन है राफेल, और इसका टोटल थ्रस्ट बनता है इग्निशन के बाद 150 किलो न्यूटन, जबकि F-16 का बनता है 129 किलो न्यूटन, JF-17 का बनता है 91 किलो न्यूटन। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तो 24,500 kg राफेल F-3 उठा सकता है, जबकि F-16 का टेक ऑफ मैक्सिमम वेट है 19,187 किलोग्राम, JF-17 थंडर का है 12,700 किलोग्राम। उसके बाद कॉम्बैट रेंज की मैं बात कर रहा हूं, राफेल क्योंकि 2004 में आया, राफेल ने सिर्फ इराक और अफगानिस्तान पे हाई लेवल से बॉम्बिंग की है, तो इसका हाई लो और फिर हाई या लो लेवल पे रहते हुए कॉम्बैट ऑपरेशन का टेस्ट हुए हैं, लेकिन फिजिकली इसने कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसलिए इसकी कॉम्बैट रेंज ऑन लो लेवल नहीं है। शायद लतीफ साहब जो हमें अवेलेबल हो,
हाई लेवल पे इसकी ऑपरेशन की है 1850 किलोमीटर, जबकि F-16 की 546 किलोमीटर है। जब इसके अंदर तमाम बॉम्ब्स, तमाम मिसाइल लगा दिए जाएं और F-16 सारा ऑपरेशन लो लेवल पे रहते हुए करे, बड़ा मुश्किल होता है और उसमें ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। 546 किलोमीटर बनती है, जो कि बहुत ज्यादा और बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह JF-17 की हाई लेवल पे रहते हुए और फिर लो लेवल पे ऑपरेशन करके वापस हाई लेवल पे जाएगा तो 1352 किलोमीटर होगी सर। फेरी रेंज में 3700 किलोमीटर राफेल है, F-16 4217 किलोमीटर है, JF-17 3500 किलोमीटर है। और सर्विस सेलिंग की हम बात करते हैं, किस हाइट पे उड़ेगा, तो राफेल 50,000 फुट पे, F-16 भी 50,000 फुट पे, JF-17 थंडर 54,100 फुट पे उड़ेगा, क्योंकि हल्का तैयार है और ज्यादा इसमें एनर्जी ज्यादा, इंजन में तो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। रेट ऑफ क्लाइंब 60,000 फीट पर मिनट राफेल का है, F-16 का 50,000 फीट है, JF-17 थंडर का 59,000 फीट पर मिनट है। स्पीड की अगर हम बात करें तो तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड F-16 की है। राफेल उड़ता है 2223 किलोमीटर पर आवर पे, F-16 उड़ता है 2414 किलोमीटर पर आवर पे, जबकि JF-17 उड़ता है 2450 किलोमीटर पर आवर पे। JF-17 ज्यादा स्पीड में उड़ता है। हार्ड पॉइंट्स, कहां मिसाइल फिट होते हैं, 14 पॉइंट्स हैं राफेल के पास, 16 पॉइंट F-16 के पास, 12 पॉइंट्स हैं, JF-17 के पास 11 पॉइंट्स हैं जहां मिसाइल फिट हो सकते हैं। अगर हम एवियोनिक्स की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें F-16 के पास 120 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को देखने की सलाहियत है, जबकि JF-17 के पास 150 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को देखने की सलाहियत है, जबकि राफेल के पास सिर्फ 100 किलोमीटर ये रेंज है। और वेपन्स की बात की जाए, तीनों में एक जैसी कैपेबिलिटीज है वेपन्स को लेके जाने की। तो एक बात जहन में रखिए, पर कितने खुले होंगे, जहाज कितना बड़ा होगा, जहाज की ऊंचाई कितनी होगी, यह मैटर नहीं करता, क्योंकि परों की लंबाई से, जहाज की ऊंचाई और लंबाई से अगर फाइटर जेट की क्वालिटीज को नापना होता तो फिर बोइंग 737 फाइटर जेट्स होते, F-16, JF-17 और राफेल ना होते। राफेल बुरा तैयारा नहीं है, राफेल अच्छा तैयारा है। एवियोनिक्स की वजह से F-16 5th जनरेशन फाइटर जेट है, क्योंकि इसके अंदर APG-83 रडार है और AESE रडार मौजूद है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर होती है, जबकि राफेल के अंदर जो रडार्स हैं वो 4.5 जनरेशन वाले हैं। शाहिद लतीफ साहब, मैंने एक कंपैरिजन बना दिया और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से ये फिगर्स कोट कर रहा हूं, मैं कल भी इन फिगर्स पर कायम रहूंगा। इन फिगर्स को मैं देखता हूं तो मैं ये बात मान लेता हूं कि राफेल F-16 और JF-17 से बड़ा है, पर स्पीड में पीछे है, एवियोनिक्स में पीछे है, और जब डॉग फाइट में हम जाते हैं तो तब भी पीछे है, क्योंकि मेरे पास F-16 और JF-17 में अपने टारगेट को दूर से देखने की सलाहियत है। 120 F-16 है, 150 किलोमीटर JF-17 है और सिर्फ 100 किलोमीटर है राफेल। तो वजह क्या, इतने महंगे तैयारे क्यों खरीद लिए जब उसमें पाकिस्तान या चाइना से लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी सर? देखें, बात यह है कि जो भी फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, इनका लुब्बे लुबाब इस सूरत में सामने आता है। एक चीज है जिसको आप कॉम्बैट कंपैरिजन कहते हैं, यानी जब ये जहाज जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो उसके दौरान उनकी सलाहियत क्या होगी, इसे आप कॉम्बैट कंपैरिजन कहते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सारे जहाज जो हैं ये 4th जनरेशन जहाज हैं। JF-17 उसको बल्कि 4.5 जनरेशन कहा जाता है। और ये भी आपको मालूम है कि JF-17 जितने भी दुनिया के लीडिंग एयर शोज हैं उन सब में इनवाइट किया जाता है, ताकि जो दूसरे जहाज हैं लेटेस्ट कैटेगरी के, उनके साथ ये पिच हो और आने वाले लोग इसे देखें और इसकी मार्केट बने। तो ये कोई मजाक नहीं है। कौन सा जहाज है इंडियन जो कि वहाँ पे उसको इनवाइट किया जाए? फॉर एग्जांपल, जो पिछले दिनों फरवरी में हमने किया, वो Su-30 जहाज जो है वो बिल्कुल यही 4th जनरेशन है, और उसके साथ जो हमने किया JF-17 और F-16 ने, वो सारी दुनिया ने देखा। MiG-21 तो चलें पुराना जहाज है, मगर Su-30 तो ऐसा नहीं है। तो रफाल जो है उसको आप ले आएं, उसका हशर वही होगा जो Su-30 का हुआ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट द मशीन,
इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। हमारे पायलट्स में वो जज्बा है, हमारी ट्रेनिंग है, हमें हमेशा से एक बड़े और अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के साथ निपटना सिखाया जाता है। हमारे पास वो जो जज्बा है, जज्बा ईमानी, उसके तहत और हमारी ट्रेनिंग के तहत हमें 1965 में क्या था, इंडियन एयर फोर्स हमसे कितनी बड़ी थी, फिर उसका हशर क्या हुआ। एमएम आलम साहब जो थे, 5 जहाज एक अटैक में गिराए और दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भी एमएम आलम मौजूद हैं। जो 27 फरवरी को हमने किया वो कोई कम मार का नहीं था। तो इसलिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये रफाल ये एक ऐसे ही धौंस है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका हशर, इसका मुकाबले में अंदर अंजाम जो है वो कोई Su-30 से अलहदा नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए। आपने बोला कि ये फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जबकि मैं जो अपनी मैन्युफैक्चरर की रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूं उसके मुताबिक पाकिस्तान का F-16 5th जनरेशन में चला गया ड्यू टू हिज एवियोनिक्स, जबकि पाकिस्तान का JF-17 भी अपनी एवियोनिक्स की वजह से क्लोज टू 5th जनरेशन है, बिकॉज सर वो 150 किलोमीटर तक विजुअली देख रहा है अपने टारगेट को। सर देखें, बात यह है, अगर इन्हीं जहाजों में आपने 5th जनरेशन ढूंढनी है तो फिर जो अमेरिका ने, रूस ने और चाइना ने जो 5th जनरेशन जहाज बनाए और इतना पैसा खर्च किया, वो फजूल है क्या? ये तो बनाने वाले जो हैं, ये एक उनकी तरफ से आप यूं समझ लें कि एक लॉलीपॉप है जो दिखाया जाता है अपनी चीज को बेहतर दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है। 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी और क्वालिटीज 4th जनरेशन से डिफरेंट है। बट सर ये अपग्रेडेड तो हो सकते हैं, JF-17 और F-16। 5th जनरेशन अपग्रेड नहीं हो सकता। ये 4th जनरेशन 4th to 5th के दरमियान ही रहेंगे। जैसे JF-17 को आप उसकी क्वालिटीज की वजह से 4.5 जनरेशन ब्रांड किया जा रहा है, तो 5th जनरेशन इसको अब ना कहें। ये गलत फहमी है और ये गलत फहमी के तहत मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस तरह की बात कर सकते हैं। और सर राफेल कौन से जनरेशन में आता है? 5th, 4.5 या 4th जनरेशन? रफाल 4th जनरेशन है, यूरोफाइटर 4th जनरेशन है, ग्रिपन 4th जनरेशन है। ये हैं आज के लेटेस्ट जहाज। तो 5th जनरेशन में ये आप अमेरिका को ले आए, रूस को ले। राफेल और JF-17 का आमना सामना होता है। मैं F-16 को नहीं ला रहा, JF-17 और राफेल का आमना सामना है। तो आप किसको भारी जहाज मानते हैं सर? देखें, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये किसी एक सिचुएशन में किसी एक को भारी कहना, मैं ओवरऑल कॉम्बैट कंपैरिजन की बात करता हूं। JF-17 फॉर एग्जांपल, आज की जंग क्या है? आज की जंग में अगर आपका रडार दुश्मन को ज्यादा फासले पे देख लेता है और आपके पास मिसाइल भी है जिसको आप BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, आपका मिसाइल भी उसके आपके रडार से कंपैटिबल है, तो पहले आप मिसाइल मारेंगे या आपका दुश्मन आप मारेंगे? क्योंकि आपने उसको पहले देखा। बट इंडियंस क्लेम कर रहे हैं सर कि उनके पास स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम लगा है जो कि जैम कर देता है अगले दुश्मन के, मतलब हमारे जहाज के रडार्स को और उनके एवियोनिक्स को। सर इज इट पॉसिबल? आगू में जो जैमिंग सिस्टम है वो सब में होता है। ये कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका लीडर चाय बनाने वाला आदमी है। कभी वो वेदर को ब्लेम करता है, जैसे उसने 27 फरवरी को कहा कि उस दिन मौसम अच्छा होता तो हम बेहतर करते। तो क्या उस दिन जो मौसम था पाकिस्तानी पायलट्स भी उसी में शूट डाउन नहीं कर रहे थे? ये मैंने सवाल किया था, इसका जवाब आज तक नहीं आया। लिहाजा ये बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, तो इसलिए इन बातों पे आप मत जाएं। सर शाहिद लतीफ साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। ये सबसे महंगी डील है सर जो राफेल 36 तैयारे ले रहा है हिंदुस्तान। ये 9.225 बिलियन $। एक तैयारे की कीमत बनती है $256 मिलियन, 256 मिलियन। सर क्या आपको लगता है इतने पैसे खर्च करने के बाद सिर्फ डराने के लिए और टीवी टॉक शोज में अपने शो मारने के लिए हिंदुस्तान ने खर्च किए होंगे? कहीं खदशात हैं आपको कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं? सर अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। पहले वो कहते रहे कि जी हम आपके खिलाफ स्ट्राइक्स करेंगे, वो जब स्ट्राइक्स भी नहीं कर सके, उसके बाद ये जो 27 फरवरी हुआ पूरी दुनिया ने उनकी लान तान की। अब उनके पास और क्या है सिवाय इसके कि जो चीज़ नहीं थी उसका नाम लें और कहें
कि ये तो गेम चेंजर है। ऐसे अगर गेम खुदा ना खास्ता कुछ ही दिनों में खुदा ना खास्ता दोबारा से एयर टेंशन बनती है तो क्या जो 6 राफेल वहां पे खड़े हैं वो इंगेज होंगे उस तरफ से या उनको टाइम लगेगा या क्या सर? 6 रफाल जो हैं वो किसी काम के नहीं जब तक उन पे पायलट्स तैयार नहीं होते, और ये सालों की मेहनत है, ये 1-2 दिन का मामला नहीं। आप देखें कि हम F-16 कब से उड़ा रहे हैं, आप देखें कि JF-17 कब से ऑपरेशनल है। हमारे पास पूरा सिस्टम इन प्लेस है, जहाज ऑपरेशनल है और हम तैयार हैं। ये 6 रफाल जो है ये कुछ नहीं कर सकते। सर आप क्योंकि खुद एक फाइटर पायलट हैं, मैं इसलिए बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन आपका चाहूंगा। शायद लतीफ साहब, अगर 2022 के एंड तक ये अपने मुआहदे के तहत 36 राफेल ले आते हैं तो ये ऑपरेशनल कब हो सकेंगे, एयर में कॉम्बैट कब तक कर सकेंगे सर, कितना टाइम चाहिए होगा? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सालों की बात है जब जहाज और पायलट जो हैं वो कंपैटिबल होते हैं और ऑपरेशनल होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये 1-2 साल में जहाज, उनका सिस्टम और पायलट्स इस काबिल होंगे कि उनको जंग में इस्तेमाल किया जा सके या उनसे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। लिहाजा ये कम से कम 5 से 10 साल की बात है, ये इससे पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जा रहा हूं नाजरीन, और इस शायद लतीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि 3 से 4 साल 5 साल को खुद फाइटर जेट उड़ाते रहे और पायलट हैं जंगी जहाज के, तो ये बिल्कुल सही बात है। कंपैटिबल होना जरूरी है पायलट को उस जहाज के सिस्टम के साथ, उसको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। अगर इस दौरान टेंशन बनी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो राफेल हवा में नहीं होंगे, और जब राफेल हवा में होंगे तब तक 5th जनरेशन हो चुकी होगी और पाकिस्तान JF-17 को 5th जनरेशन मुकम्मल कर चुका होगा। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, आप कमेंट करना चाह रहे थे सर राफेल की डील पे और राफेल कंपैरिजन F-16 JF-17 से। देखो जी, कंपैरिजन हर, आप एक मर्सिडीज भी चला लो, आप एक कल्टस भी चला लो, आप एक रेंज रोवर चला लो, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन आप देखोगे, आपने कई फिल्म्स देखी हैं, फॉर एग्जांपल एक Fiat 124 एक आई थी एक जमाने में, वो एक ऐसी कार थी, आउटस्टैंडिंग कार, वो आपकी बड़ी बड़ी कार को हरा देती थी। लेकिन यहाँ स्किल की बात होती है। मैं आपको ले जाता हूँ 1988 में स्क्वाड्रन लीडर असद बुखारी ये F-16 ओवर पारा चिनार उड़ा रहे थे, और उधर से कर्नल रुट्सकॉय, उसने SU-25 SU-25 फ्रैंकफर्ट को उसने गिरा दिया बिकॉज इट हैड इंटरवीन। ये पहला एनकाउंटर था पाकिस्तान और सोवियत यूनियन का, उसने वहां उसको गिरा दिया जहाज को। अब क्वेश्चन आता है कि आपकी एबिलिटी अपनी भी काउंट करती है। ये नहीं होता कि जी आपने सीख लिया, कितना आपने चला लिया, ऑल ट्रेन। सर इनकी एबिलिटी तो ये है कि वो जो अभिनंदन साहब थे उनके तो जहाज से एक भी फायर नहीं हुआ था मिसाइल सर, सारे जू के तू लगे हुए थे साथ। देखिए ना, इन्होंने कॉम्बैट नहीं देखा, ये डिसओरिएंटेटेड हो गया था पाकिस्तान साइड पे। बिल्कुल सही। आप